हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, 18वीं शताब्दी के महान सैन्य रणनीतिकार वॉर स्ट्रैटेजिस्ट कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज CARL कार्ल VON क्लॉसविट्ज CLAUSEWITZ कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज ने कहा था कि वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी विथ अदर मीन्स। इसका अर्थ क्या हुआ और यह बात मैं आज क्यों कह रहा हूं, यह मैं आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। दोस्तों, कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज का मानना यह था कि युद्ध कभी भी अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होता। युद्ध जो है वो एक तरीके का साधन है, उपकरण है, या कह लीजिए कि एक तरीके का टूल है जिसके माध्यम से रणनीतिकार, राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक लोग जो हैं वो किसी लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं जो दबाव द्वारा या अर्थव्यवस्था द्वारा या कूटनीति द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो इसका अर्थ यह है कि युद्ध अपने आप में कभी लक्ष्य नहीं होता। यह एक साधन है जिसके द्वारा आप किसी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हो जो कूटनीति द्वारा नहीं आप प्राप्त कर पा रहे हो। तो दोस्तों, ये जो अमेरिका और ईरान का वॉर चल रहा है, या यूं कह लीजिए कि अमेरिका इजराइल संयुक्त रूप से जो ईरान पे उन्होंने अटैक किया है, क्या इसके संदर्भ में कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज की दी हुई 200 साल पुरानी नीति के संदर्भ में क्या आज के इस युद्ध को हम परिभाषित कर सकते हैं? दोस्तों, आपको पता होगा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पे अटैक किया था, परंतु इस अटैक के ठीक पहले 4 राउंड बातचीत की हो चुकी थी, 5वीं वियना में होने वाली थी। जब बातचीत हो रही थी और बातचीत की मध्यस्थता करने वाली देश कह लीजिए ओमान और कतर का यह कहना था कि बातचीत बहुत ही सही दिशा में बढ़ रही है, तो फिर इजराइल ने या अमेरिका ने क्यों ईरान पे आक्रमण किया? दोस्तों, जैसा कि आप आज के थंबनेल में देख सकते हो, आज का विषय है क्या ये ऑयल वॉर है या रिजीम चेंज वॉर है। डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध शुरू करते से ही उन्होंने आह्वान किया था कि हमने ये युद्ध आरंभ किया है ईरान में रिजीम चेंज करने के लिए। वहीं ईरान ने इस पूरे युद्ध को रिजीम चेंज से ऑयल वॉर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब समस्या यह है कि जो मैंने कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज की आपको पंक्तियां बताई, जो बहुत हर युद्ध रणनीतिकार जो है, वॉर स्ट्रैटेजिस्ट जो है, इस बात को ध्यान में रखता है कि भैया वॉर इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी विद अदर मीन्स। क्या उस मीन्स को अचीव इजराइल और अमेरिका कर पा रहे हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है। डोनाल्ड ट्रंप को यह प्रश्न अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए कि व्हाट पॉलिटिकल कंडीशन एम आई ट्राइंग टू अचीव थ्रू दिस वॉर। मैं क्या पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूं? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ने कहा कि मैं रिजीम चेंज चाहता हूं। अयतुल्ला खुमैनी या मुल्ला लोग जो ईरान के शासन को चला रहे हैं वो हमें मंजूर नहीं है। ईरान में डेमोक्रेसी होनी चाहिए, ऐसी डेमोक्रेसी जो दूसरे खाड़ी राष्ट्रों के लिए और इजराइल के लिए खतरा ना बने। तो क्या वो इस युद्ध द्वारा उस ऑब्जेक्टिव को पाने में सफल हो रहे हैं? ये सबसे पहला, सबसे बड़ा सवाल है। और यदि वो नहीं हो रहे तो क्या वो विफलता की तरफ, हार की तरफ बढ़ रहे हैं? वो दूसरा सवाल है। दोस्तों, यदि हम अमेरिका का इतिहास देखें तो हम निरंतर रूप से ये पाएंगे कि अमेरिका कभी भी रिजीम चेंज किसी भी वॉर में एक सार्थक रूप से नहीं कर पाया जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करे उस राष्ट्र को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अवधि के लिए, लंबे समय के लिए स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना रिजीम चेंज द्वारा, ये अमेरिका ने कभी अचीव नहीं किया। आप 1960s और 70s का वियतनाम वॉर याद कीजिए। 15-20 साल तक अमेरिका लड़ता रह गया वियतनाम में, पर आखिर में वियतनाम उसको छोड़ के जाना पड़ा। और जो कम्युनिज्म के खिलाफ वियतनाम में अमेरिका ने युद्ध आरंभ किया था, वो कम्युनिज्म तो बना रहा। तो फिर उस युद्ध में अमेरिका ने क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए?
हजारों अमेरिकन सैनिक मारे गए और अरबों बिलियन डॉलर जो है वह अमेरिका के खर्च हुए, परंतु क्या वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में अमेरिका कामयाब हुआ जिसे जॉन एफ कैनेडी, लिंडन बी जॉनसन या रिचर्ड निक्सन ने सोचा था? ये एक सवाल है। दोस्तों, फिर थोड़ा और आगे बढ़ जाएं और हम देखेंगे कि 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने वॉर आरंभ किया था अफगानिस्तान में 9/11 ट्रेड सेंटर के ध्वस्त होने के बाद में। क्या वो उस रिजीम चेंज को ला पाए जो लंबे समय तक अफगानिस्तान के विकास में और अफगानिस्तान किसी भी तरीके के हिंसात्मक कार्रवाइयों में ना जुड़े वैसी रिजीम लेके आ पाए? क्या वो स्टेबिलिटी अफगानिस्तान जैसी कंट्री को प्रोवाइड कर पाए? दोस्तों, ये करने में भी वो असफल हुए। 2001 से लेके 2021 तक अमेरिका की सेना वहां रही। 2021 में जैसे अमेरिका की सेना वहां से हटी, वहां पे हामिद कारजाई और जो बाकी सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडर्स थे, सब देश छोड़ के भाग गए और देश छोड़ के भागे। और फिर से हम देख रहे हैं कि तालिबान की सरकार जो है वो अफगानिस्तान में जो अपदस्थ किया था अमेरिका ने, वो वापसी उन्होंने मारी सत्ता में। तो अगेन रिजीम चेंज का जो इनका स्वप्न था अमेरिका का, वो फुलफिल नहीं हुआ। इसी तरीके से इराक में भी 2003 में युद्ध आरंभ किया था, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का खौफ दिखा के, खौफ बता के, परंतु सद्दाम हुसैन की सत्ता को तो उखाड़ फेंका इन्होंने। बाथ पार्टी जो सद्दाम हुसैन की पार्टी थी, उसको तो उठा के कंप्लीटली उखाड़ फेंका, परंतु क्या उसके बाद में स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाई इराक को? यदि प्रोवाइड कर पाती तो फिर हम देखते कि जिस तरीके से एक ISIS जो इस्लामिक सेंटर्ड कट्टरपंथी राज्य की स्थापना जो की गई थी, वो शायद नहीं होती, क्योंकि काफी बड़ा इराक का एरिया, कुछ सीरिया का एरिया, इसको लेके कुर्दिस्तान का एरिया, इसको लेके ISIS जो है वो अपना शासन चला रहा था। तो दोस्तों, स्टेबिलिटी जो है या रिजीम चेंज जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाए, ये हमने ना वियतनाम में देखा, ना अफगानिस्तान में देखा, ना इराक में देखा, और लगता नहीं है कि यही चीज ईरान में हुई होगी। ईरान ने बहुत ही खूबसूरती के साथ में इस वॉर को जो है वो एक ऑयल वॉर के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब हो ये गया है कि पूरा विश्व जो है वो ईरान के रिजीम चेंज पे ध्यान ना देते हुए वो ध्यान ये दे रहा है कि किस तरीके से ऑयल और गैस की सुचारू रूप से जो है वो, आप ये कह लीजिए कि सुचारू रूप से वो मिलती रहे विश्व भर के राष्ट्रों को। ये अब सारे बड़े बड़े नेताओं का जो है वो चिंता का विषय बन गया है। दोस्तों, जिस तरीके से कल इजराइल ने आपके कुवैत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले बहुत बड़े प्राकृतिक गैस के संसाधन को ऑपरेट करने वाले फैक्ट्री पे आक्रमण करके, इंस्टॉलेशन पे आक्रमण करके उसे नष्ट किया, और उसके बाद में जो ईरान ने बदले हमले में कतार के फैसिलिटीज इंस्टॉलेशन को नष्ट किया और हीलियम के भी जो उनके इंस्टॉलेशन है उसको भी नष्ट किया, इसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये वॉर जो है अब पूरी तरीके से प्राकृतिक संसाधनों यानी कि हीलियम, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर, ऑयल, इसका निर्बाध रूप से कैसे प्रवाह होता रहे, इसको बनाए रखने के लिए पूरा का पूरा वॉर जो है अब उस तरफ कन्वर्ट हो गया है। यानी अब रिजीम चेंज जो है ईरान में ये कहीं हाशिए पे चला गया है, और जो एपिसेंटर में जो मध्य में जो बात आ गई है वो ये आ गई है कि किस तरीके से जो है इस वॉर के दौरान भी प्राकृतिक संसाधनों का प्रवाह जो है वो बना रहे। दोस्तों, कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज ने बहुत ही अपनी किताब ऑन वॉर में, ये पूरी बातें ऑन वॉर किताब में ही लिखी गई थी जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, 1832 में ये किताब लिखी गई थी। ऑन वॉर में उन्होंने क्लॉसविट्ज साहब ने ये कहा था कि युद्ध को कंटिन्यूटी में चलते देना और युद्ध ईगो के लिए लड़े जाना, या युद्ध जो है वो सिर्फ अपने आप में ही जो है एक लक्ष्य बन जाए, यदि ऐसा हो तो आप ये समझिए कि जिस राष्ट्र ने युद्ध आरंभ किया है वो राष्ट्र मॉरल रूप से इस युद्ध को हार गया है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस चीज को लेके अमेरिका ने
वॉर आरंभ किया था, क्या उस लक्ष्य तक ही ये अपने आप को सीमित रखेगा कि ये चारों डायमेंशन में अपने आप को फैला देगा? हम जैसा कि देख रहे हैं कि अमेरिका को सिर्फ फ्रांस ने अपना सहयोग दिया है, अपना समुद्री बेड़ा भेजा है कि भाई हम जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वहां से निर्बाध रूप से जो समुद्री जहाज जो है, जो ऑयल के टैंकर जो हैं, उनको लेके हम मूवमेंट कराएं। जापान, कोरिया, जर्मनी ऐसे राष्ट्रों ने मना कर दिया है कि हम अपने समुद्री बेड़ों को, जहाजों को जो है वो वॉरशिप्स को हम खतरे में नहीं डाल सकते। उनको डर है कि भैया $30,000 के बने हुए शहीद ड्रोन जो है वो कहीं इनके 10-10 बिलियन डॉलर के वॉरशिप्स की बैंड ना बजा दी। इसीलिए ये सारे राष्ट्र जो है इन्होंने मना कर दिया है कि हम जो है इस युद्ध के मैदान में नहीं उतारेंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने वॉरशिप को नहीं भेजेंगे। दोस्तों, एक मैरीटाइम इंटेलिजेंस की कंपनी है टैंकर्स ट्रैकर। टैंकर्स ट्रैकर के हिसाब से, जैसे मैं आपको साधारण शब्दों में बताऊं कि जैसे जोमेटो या स्विगी से हम ऑर्डर करते हैं तो हम अपने घर का एड्रेस डालते हैं, जीपीएस द्वारा लोकेट करके वो घर तक खाना पहुंचा जाते हैं। वैसी उसी तरीके से मैरीटाइम इंटेलिजेंस जो है वो हासिल की जाती है एआईएस सिग्नल को पकड़ के। अब आप बोलोगे कि एआईएस सिग्नल क्या है? एआईएस सिग्नल का अर्थ है ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिग्नल। ये ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है, नॉट सिग्नल, सिस्टम, ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के हिसाब से इस वक्त समुद्र में, इंडियन ओशन में 2000 सैंक्शन टैंकर्स ऑयल लेके घूम रहे या पार्क हैं। और ये 2000 सैंक्शन जो टैंकर्स हैं इसमें अधिकतर टैंकर्स रशियन हैं और ईरान के टैंकर्स हैं। तो रशियन और ईरान के टैंकर्स समुद्र में घूम रहे तेल लेके, और उनका तेल लेने वाला कोई है ही नहीं। शायद डोनाल्ड ट्रंप को यही बात जो कार्ल वॉन क्लॉज़विट्ज़ ने 1832 में अपनी किताब ऑन वॉर में लिखी थी, वही शायद वहां के मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को समझाई है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले यह ऐलान किया है कि रशिया के जितने भी टैंकर्स समुद्र में घूम रहे हैं वो टैंकर्स के ऊपर से सैंक्शन हटाया जा रहा है और उनसे आप तेल खरीद सकते हो। और ये भी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के भी घूमते हुए टैंकर्स को जो सैंक्शन है, जो एआईएस यानी ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम द्वारा मैरीटाइम इंटेलिजेंस एजेंसीज, जैसे कि टैंकर ट्रैकर मैंने आपको बताया, इन्होंने जो पकड़े हैं उनको भी डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरीके से छूट दे दी है कि आप भी तेल बेचिए, आपके ऊपर से सैंक्शन हटाया जा रहा है। ये इसलिए किया है ताकि डोनाल्ड ट्रंप का जो लक्ष्य है रिजीम चेंज, वो उस रिजीम चेंज को ऑयल वॉर में कन्वर्ट नहीं करना चाहते। ये रिजीम चेंज वॉर है और इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप स्टिक रहना चाह रहे हैं। उनको मालूम है कि यदि ये रिजीम चेंज वॉर ऑयल वॉर में कन्वर्ट हो जाती है तो ये उनकी मॉरल हार होगी। और जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि वियतनाम, अफगानिस्तान, इराक में बम मार मार के इन राष्ट्रों को पूरी तरीके से नाश विनाश कर दिया था अमेरिका ने, उसके बाद भी यहाँ के लोगों ने हथियार नहीं डाले थे। वही सेम चीज जो है उसका अंदेशा ईरान में लगाया जा रहा है। और यदि ऐसा होता है तो भली ईरान को आप नष्ट कर दोगे, निस्त नाबूद कर दोगे, परंतु तो भी इतिहास के पन्नों में यही लिखा जाएगा कि ईरान वॉर को जो है वो अमेरिका ने लूज किया है, हार गया है। क्योंकि जो मॉरल विक्ट्री होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्टिव और एम रहा वॉर शुरू करने का, वो ऑब्जेक्टिव और एम जो है वो अमेरिका हासिल नहीं कर पा रहा। दोस्तों, मैंने आज एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट, एक पॉलिटिकल थिंकर के रूप में ये वीडियो बनाया है। मतलब मेरा जो स्ट्रेंथ है, आप भी सोचोगे कि मैं बिजनेस और फाइनेंस पे बात करता हूं, ये स्ट्रेंथ आप लोगों ने बना दिया। मेरा बेसिक स्ट्रेंथ है जियोपॉलिटिक्स, और जियोपॉलिटिक्स को ही ध्यान में रख के मैं इन्वेस्टमेंट के भी
आप देखेंगे वीडियोस बनाता हूं और अपने इन्वेस्टमेंट भी उसी तर्ज पे करता हूं। तो जियो पॉलिटिक्स मेरा स्ट्रेंथ है। जियो पॉलिटिक्स को सोचते हुए एक पॉलिटिकल थिंकर, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के हिसाब से जो है बात को पकड़ते हुए मैं आज आपके सामने ये बात रख रहा हूं कि जब तक ऑब्जेक्टिव वॉर का फुलफिल नहीं करता है, चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, तो भले ही वो वॉर में कितने भी ईरान के नेता या जनरल्स को मार दे, इतिहास के पन्नों में यही दर्ज होगा कि इजराइल और अमेरिका जो है वो युद्ध हारे हैं यदि उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव को प्राप्त नहीं किया। दोस्तों, उम्मीद है कि मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं शायद वो आप समझ पाए होंगे। मैं इसीलिए इसको ऑयल वॉर कह रहा हूं क्योंकि 2 हफ्ते में, शुरुआत के 2 हफ्ते में लगभग खाड़ी देशों ने, मतलब हर दिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से $1.2 बिलियन का पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस पास होते हैं। तो शुरू के यदि हम 15 दिन देखें तो 15 दिन के वॉर में लगभग ये $30 बिलियन का, $25 बिलियन से लेकर $30 बिलियन का नुकसान कर चुके हैं। और कल जो है वॉर अगर ये खिंचता है लंबा तो आप ये समझिए कि तीसरा हफ्ता कल खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों 21 मल्टीप्लाई बाय 1.2 आप कर लीजिए, इतना डॉलर का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और नेचुरल गैस का जो रेवेन्यू है वो ये खाड़ी देश यानी कि सऊदी अरबिया, यूएई, कतार, ओमान ये लूज कर रहे हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये लूज कर रहे हैं हर दिन $1.2 बिलियन। और ईरान का यही ऑब्जेक्टिव था। ईरान के शुरुआत से ही जो वॉर का ऑब्जेक्टिव रहा है वो ये रहा है कि किसी भी तरीके से इस वॉर को मैं ऑयल वॉर के रूप में कन्वर्ट कर दूं। यदि मैं डूबूंगा तो सनम मैं पूरी दुनिया को साथ में लेके डूबूंगा। ये ईरान के सोल्जर्स, वहां के सेनापति, वहां के लड़ाकों का वन लाइन थॉट है कि हमको तो आप नष्ट करोगे पर यदि हम नष्ट होंगे तो अपने साथ हम सबका बेड़ा गर्क करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब हेडेक यही बन गया है कि किसी भी तरीके से ये रिजीम चेंज वॉर जो है ये ऑयल वॉर के रूप में कन्वर्ट ना हो। खाड़ी देश बेचैन है, हर दिन का $1.2 बिलियन का उनका रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। वहीं दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा राज्य बताता हूं, व्योमिंग, जो अमेरिका का राज्य है, सबसे लीस्ट पॉपुलेशन है, मतलब लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड जो है, यानी सघन जो वहां की आबादी है वो बहुत कम सघन है, ठीक है। सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है अमेरिका का व्योमिंग। व्योमिंग $50 मिलियन महीने का और 600 से 700 मिलियन साल का प्रॉफिट कमाएगा यदि ये वॉर चलता है। और ऑयल के प्राइसेस जो पिछले साल 2025 में एवरेज करें तो $65 पर बैरल थी, $65 पर बैरल के बदले ये $90 पर बैरल पे रहती है, यानी $25 बढ़ता है। तो व्योमिंग जैसा राज्य, अकेला एक राज्य $700 मिलियन का बेनिफिट कमाएगा। न्यू मैक्सिको जो सेकंड सबसे बड़ा राज्य ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट है अमेरिका का, ये कई $बिलियन में इसको फायदा होगा। और टेक्सास जहां से सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है अमेरिका में, इसकी तो बल्ले बल्ले चांदी चांदी हो जाएगी। इसी तरीके से कनाडा जो आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहा था, वहां ग्रोथ बहुत स्लो थी। कहा जा रहा है कि अब ग्रोथ बहुत तेजी से कनाडा में पिक हो रही है क्योंकि कनाडा के ऑयल की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कनाडा बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस करता है, ये आपको पता है। और रशिया यूक्रेन वॉर में जो रशिया की आर्थिक स्थिति जो है डवाडोल हो गई थी, सडनली हम ये देख रहे हैं कि रशिया पुनर्जीवित हो गया है। और अब ये कहा जाने लगा है कि रशिया यूक्रेन वॉर में एक तरफा दिख रहा है कि रशिया की जीत होगी। और पुतिन के टर्म्स एंड कंडीशन, पुतिन की शर्तों पे जो है यूरोप और अमेरिका यूक्रेन को समझाएगा कि इस वॉर का अंत करें। पुतिन की सबसे बड़ी डिमांड है कि डॉनबास रीजन जो है, DONBAS, डॉनबास रीजन जो है वो यूक्रेन का रशिया को मिल जाए। डॉनबास रीजन पे अभी तक रशिया मिलिट्री द्वारा, युद्ध द्वारा अपना सत्ता स्थापित नहीं कर पाया। तो दोस्तों
कुल मिला के आज का एपिसोड मैंने वॉर और इस वॉर में कौन बेनिफिशियरी है, कौन लूजिंग एंड पे है, ये समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। दोस्तों संडे को मैं एक वीडियो बना रहा हूं उन लोगों के लिए जो मेरे चैनल के मेंबर्स हैं, जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है। चैनल ज्वाइन करने के लिए 3 फीस है, 59, 119, 159। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने चैनल ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझसे गुजारिश की थी कि मैं सिर्फ पेड वीडियो बनाता हूं और उनके लिए कुछ नहीं बनाता हूं, तो मैंने फिर उनको ही ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया है। यदि आप भी ये वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कृपया करके मेरे इस चैनल को ज्वाइन कीजिए जल्द से जल्द। दोस्तों एक और पेड वीडियो मैं अप्रैल के फर्स्ट वीक में लेके आ रहा हूं, जो इंटरनेशनल मार्केट में कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उससे रिलेटेड होगा। यदि आप में से कोई इस वीडियो को देखना चाहता है तो इसकी फीस 1000 रुपीज है और आप मुझे 9860317209 जो मेरा मोबाइल नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय।